आज हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां। हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक थूल और द थूल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। हम MBPSC मेंस को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन यानी इकोनॉमी वाले सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने खाद्य सुरक्षा को देखा, हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS सिस्टम को भी देखा, राशन के दुकान के बारे में जाना, खाद्य सुरक्षा कैसे होती है उसके बारे में जाना। ये वाली क्लास में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ और चुनौतियाँ। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रवृत्ति की है या उसका क्या ट्रेंड्स रहा है और क्या हमारे पास या भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनको भी हम जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान प्रवृत्ति है उसको। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है एक अल्प विकसित या विकासशील व्यवस्था। हम आज़ादी के इतने सालों बाद भी एक अल्प विकसित या विकासशील श्रेणी में क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन हैं हमने उनका पर्याप्त दोहन नहीं कर पाए हैं या उनका जो उचित दोहन होना चाहिए वो नहीं किया। और दूसरा, जो हमारे पास इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको हम मानव संसाधन यानी कि एक प्रोडक्टिविटी में उसको कन्वर्ट नहीं कर सके हैं। उसकी उपयोगिता या मानव संसाधन लोगों का दोहन जो है, मानव शक्ति जो है उसका भी पर्याप्त रूप से प्रयोग नहीं कर पाए हैं, उसका दोहन नहीं कर पाए हैं। तो यही वजह है कि इतने भरपूर प्राकृतिक संसाधन होने के बाद भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हम आज भी एक विकासशील या अल्प विकसित राष्ट्र। चलिए अब हम देखते हैं वर्तमान प्रवृत्ति। वर्तमान प्रवृत्ति से पहले थोड़ा अपन पीछे चलते हैं। तो आपने सुना होगा कि भारत जो है, हम भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। मतलब उस समय हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बेहतरीन या समृद्ध अर्थव्यवस्था में से रही होगी। फिर उसके बाद हमारे देश में आक्रमण हुए, ईरानी आक्रमण हुए, अफ़गानी आक्रमण हुए, मुगल्स आए, उसके बाद यूरोपीय आक्रमण हुए, डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने हमारे देश को एक ब्रिटिश उपनिवेश बनाया। ब्रिटिश उपनिवेश के काल में देश की अर्थव्यवस्था का, देश के संसाधनों का काफ़ी शोषण हुआ। भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, ब्रिटिश काल में या ब्रिटिश काल के बाद एक गरीब और कमज़ोर देश बन गया। हालांकि हम यहाँ पर पुरानी बातों को डिस्कस नहीं करेंगे कि पहले क्या था, ब्रिटिश काल में क्या था और उसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। हम इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की डिस्कस करेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या ट्रेंड रहा है। ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको दिमाग में रहे कि आखिर ये ट्रेंड आए तो क्यों आए और इनको अपनाया गया, माफ़ कीजिएगा, तो और इनको अपनाया गया तो क्यों अपनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत एक गरीब देश था, एक कमज़ोर देश था। हमारे सामने कई सारी चुनौतियाँ थी। हमारे सामने एक विशाल जनसंख्या थी और उस विशाल जनसंख्या में से काफ़ी सारे लोग निर्धन थे, भुखमरी का शिकार थे, गरीबी थी और बीमारियाँ और बेरोज़गारी थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी जिसने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को उस समय प्रभावित किया और उस समय के जो जानकार थे, जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने तरह तरह के कदम उठाए। सबसे पहले भारत के आज़ादी के बाद सबसे पहले समस्या ये थी कि वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को चयन करे। अर्थव्यवस्था का जैसे हमने जब पहला लेक्चर लिया था तो हमने पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात जहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो किस पे निर्भर करती हैं, वो निर्भर करती हैं आपकी मार्केट पर। साम्यवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सरकार का पूरा कंट्रोल होता है, सरकार नियंत्रित करती है कि आप क्या प्रोडक्ट करोगे, क्या प्रोडक्शन करोगे, क्या प्रोडक्शन नहीं करोगे, किसको किस दर पे बेचोगे और कितना बेचोगे। तो ये सारी चीज़ एक तरह से क्या हो गई, साम्यवादी, यानी कि जिसमें सरकार का नियंत्रण हो। अब उस समय के जो विशेषज्ञ थे उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाएं।
तो उस समय के जो विशेषज्ञ थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, जिसमें हम जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसके अच्छे अच्छे गुणों को ले लेंगे, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके भी अच्छे अच्छे गुणों को मिश्रित करके हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। जहां हमें ज़रूरत होगी कि समाजवादी नियमों और सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, वहाँ हम समाजवादी नियमों को अपनाएंगे। जहाँ हमें लगता है कि हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को, उसके उपकरणों को अपनाने की आवश्यकता है, वो देश के लिए लाभ देगी, तो हम वहाँ पर उसके उपकरणों को या सिद्धांतों को अपनाएंगे। तो इस प्रकार हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। फिर ये सिस्टम पूरा चलता रहा और चलते चलते 1991 का समय आया। 1991 के समय में जब देश की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर संकट आया, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने मिलकर एलपीजी मॉडल को बनाया। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके पहले 1991 के पहले की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी वो सरकार के नियंत्रण में थी। सरकार ने नियंत्रण में इसलिए रखा था क्योंकि भारत नया नया आज़ाद हुआ था, और जो ब्रिटिश थे वो क्या बनकर आए थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो एक व्यापारी बनकर आए थे। और सरकार और जो उस समय के लोग थे, उस समय के जो लीडर्स थे, नेता थे, उनको इस बात का डर था कि ऐसा ना हो कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दें, अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी बना दें, तो फिर से कोई पूंजीवादी या उद्योगपति देश में व्यापार करने के बहाने आए और हमको फिर से गुलाम बना ले। इस डर से उन्होंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, भारतीय बाज़ार था, उसको एक तरह से उस पर अपना नियंत्रण बना के रखा। काफ़ी सारे कामों के लिए लाइसेंस लेने होते थे। हर एक तरह से देखा जाए तो हर काम के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता थी। अगर आप कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस, वहाँ पर आप मज़दूर रख रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस, कितने मज़दूर रखेंगे उसके लिए लाइसेंस, उससे अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर उसके लिए अलग लाइसेंस, उसके बाद आप कितना उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए लाइसेंस, या एक सीमा तय हो गई थी कि आप इससे ज़्यादा उत्पादित नहीं कर सकते, किस दर पे या किस दाम पे आप कितना प्रॉफिट लेकर बेच रहे हैं उसके लिए लाइसेंस, या सरकार का नियंत्रण था कि इससे ज़्यादा दर पे आप नहीं बेचेंगे, इससे ज़्यादा दाम पर आप नहीं बेचेंगे। तो सरकार का काफ़ी कड़ा नियंत्रण था। इसकी वजह से जो हमारे उद्योग थे उनको जिस प्रकार से विकसित होना चाहिए था वो उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे ही या आपको ही अगर कोई उद्योग स्थापित करना है, लेकिन आपका सारा समय आपको, जैसे मान लीजिए कोई शॉप खोलनी है, दुकान खोलनी है, तो अब आपको दुकान खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। अब शॉप के अंदर आपने माल रखा तो वो उसके लिए अलग लाइसेंस कि मैं ये माल रख सकता हूँ इस अपनी शॉप पे। फिर उसके बाद अगर आप बेच रहे हो तो उसके लिए अलग लाइसेंस। इस प्रकार से मान लीजिए आपके लिए हर काम के लिए अगर आपको लाइसेंस बनवाना पड़े तो लाइसेंस बनवाना भी एक पेचीदा खीर थी, क्योंकि सरकार आपको लाइसेंस इशू करती थी। तो जो इंस्पेक्टर है, जो उस समय के अधिकारी हैं, आप उनके चक्कर लगाइए, अन्यथा वो आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे और आप अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो वो एक पूरा लाइसेंसी राज चला करता था। उस समय के जो अधिकारी होते थे, लाइसेंस देने वाले, एक तरह से बाज़ार में उनका एक पूरा दबाव था, एक तरह से राज चलता था, क्योंकि उनने देखा कि हाँ, अगर भाई तुम तो लाइसेंस के खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारा लाइसेंस रद्द। अब उसका लाइसेंस रद्द यानी कि वो बिजनेस नहीं कर सकता, धंधा नहीं कर सकता। तो इतने कड़े नियम कानून होने की वजह से जो भारत में जो उद्योग थे वो उस स्तर पर विकसित नहीं हो पाए जिस स्तर पे उन्हें विकसित होना चाहिए था। इसकी वजह से 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर एक संकट आया। जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष था वो बहुत कम हो गया, और हमारे पास सिर्फ इतना ही मुद्रा कोष था कि हम सिर्फ 7 दिन का जो पेट्रोल है वो खरीद सके। आपको पता होगा कि जो पेट्रोलियम होता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, हमारे देश में नहीं होता, हमें विदेश से ख़रीदना होता है। तो अब हम पैसे या रुपए दे के तो ख़रीद नहीं सकते, हमें क्या देना होता था, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो मनी चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा मनी चलता है, वो चलता है डॉलर्स। तो हमें किस में पेड करना होता है, अगर पेट्रोल ख़रीदना है तो हमें डॉलर्स में पेड करना होता है। जब हम डॉलर्स में पेड करते हैं तो हमारे पास डॉलर होना भी तो चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई थी कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही हमारे पास डॉलर्स थे कि हम एक सप्ताह का पेट्रोलियम पदार्थ खरीद
पाएँ। इस संकट से निपटने के लिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे माननीय नरसिम्हा राव जी, और जो वित्त मंत्री थे, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी, इन्होंने मिलके एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें उन्होंने क्या किया? इसमें उन्होंने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवादी की नीति अपनाई, यानी कि हाँ भाई हम उदार हैं, आप चाहो जितना चाहो उतना उद्योग स्थापित कर सकते हो, आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप स्टाफ रख सकते हो, आपको जैसा लगता है आप वैसा उस उद्योग को चला सकते हो, रात दिन चलाना है रात दिन चलाओ, जितना स्टाफ रखना है उतना स्टाफ रखो, जितना उत्पादन करना उतना उत्पादन करो। तो ये क्या कहलाया आपका? लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि चीज़ों को प्राइवेट किया गया और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको बाज़ार में आने दिया गया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पहले क्या होती थी, सिर्फ़ और सिर्फ कौन उत्पादित कर रहा होता था? सरकार उत्पादित कर रही थी। जैसे कि मान लीजिए कार सिर्फ कौन बना रही है? सरकार बना रही है। तो अब मुझे कार लेना है तो मैं क्या करूँगा? आवेदन दूंगा, आवेदन देने के बाद फिर वो सालों बाद मेरा नंबर आएगा, और नंबर आने के बाद सालों बाद हो सकता है मुझे वो कार की डिलीवरी हो। आपने सुना होगा अपने बुज़ुर्गों से कि भाई उस समय अगर स्कूटर भी अगर लेना होता तो आज बुक करते थे और 6-6 8-8 महीने बाद उनको फिर वो स्कूटर या साइकिल मिल पाती थी। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा उस समय कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ और अच्छी अच्छी बातें आपको जानने मिलेंगी अपने बुज़ुर्गों से। तो प्राइवेटाइजेशन के तहत क्या किया गया? जो प्राइवेट कंपनी थी, जो निजी क्षेत्र थे, जो निजी का मतलब होता है जैसे कि सरकार से अलग, जैसे कि सरकार से मैं अलग हूँ, एक आम आदमी हूँ, मैं चाहूँ तो अपना खुद का भी कार की कंपनी खोल सकता हूँ, खुद का कार का उत्पादन खोल सकता हूँ, या जो भी कर सकता हूँ, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस तरह से जो प्राइवेट कंपनी है उनको मार्केट में लाया गया कि हाँ भाई आप भी कर सकते हो। जैसे सरकारी बैंक है तो सरकारी बैंक में किसका नियंत्रित होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। लेकिन एक प्राइवेट बैंक होते हैं, नियम सरकार बनाती है कि आपको किस प्रकार से चलना है, लेकिन सरकार उसमें नियंत्रण नहीं रखती कि भाई नहीं उसका जो भाई ये जो बैंक है इसका मैनेजर तो हम ही अपॉइंट करेंगे, इसका कर्मचारी भी हम अपॉइंट करेंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा, इतने बजे खुलेगा इतने बजे बंद होगा। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ नियम बनाती है कि हाँ आप इस नियम के तहत काम करोगे, लेकिन उसको कैसे काम करना है, उसको कैसे अच्छे से चलाना है, कैसे एक सीधे सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो उसे कैसे एक प्रॉफिटेबल तरीके से चलाना है जिससे उसको चलाने वाले को लाभ हो। तो ये क्या हो गया? आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया। चीज़ें प्राइवेट की गई, जो सरकार के अंडर में थी पहले उनको निजी हाथों में सौंपा गया कि आप चलाओ, आप करो, और जो क्षेत्र खोल दिए गए कि हाँ अब आप भी इसमें कर सकते हो, आप भी कार बना सकते हो, आपको आप पेन भी बना सकते हो, किताब भी छाप सकते हो, आप कोचिंग चला सकते हो, आप स्कूल खोल सकते हो, आप कॉलेजेस खोल सकते हो, आप हॉस्पिटल खोल सकते हो। तो ये सारे काम किए गए सरकार के द्वारा। फिर होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई। ग्लोबलाइजेशन नीति के तहत क्या किया गया? ग्लोबलाइजेशन नीति के तहत सरकार ने क्या किया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी कि भाई चलो एक भारतीय व्यक्ति तो भारत के अंदर कोई भी बिज़नेस कर सकता है, लेकिन कोई क्या बाहर से आके भारत में बिज़नेस कर सकता है? जैसे हम डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज़ कहाँ की है? क्या भारत की कंपनी है? नहीं, डोमिनोज़ बाहर की कंपनी है। हम एडिडास के जूते पहनते हैं तो क्या एडिडास भारत की नहीं है? नहीं, बाहर की कंपनी है। इस प्रकार से जब भारतीय कंपनी भारत में आकर व्यापार करने लगी तो ये क्या हो गया? ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हमने सबके लिए अपने दरवाजे खोल दिए कि भाई आपको ऐसा लगता है कि भारत में अच्छी कंपनी खोल सकते हैं, अच्छा बिज़नेस किया जा सकता है, तो आप भारत में आइए और अपनी कंपनी लगाइए, आप भारत में बिज़नेस करिए। इस प्रकार से क्या हुआ? बहुत सारे लोग आ गए मार्केट में। जब मार्केट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, और जब कंपटीशन स्टार्ट होता है कंपनी के बीच में तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको मिलता है? इसका सीधा सीधा फ़ायदा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि पहले क्या था कि हम आपको याद होगा कि हम बहुत कम डेटा डलवाते थे, डेटा बहुत महंगा हुआ करता था। जब एयरटेल थी, आइडिया थी और बीएसएनएल वगैरह हुआ करते थे तो डेटा बड़ा महंगा हुआ करता था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 200 में कुछ 200 MB ही कुछ मिला करता था। तो हम लोग क्या क्या करते थे कि हम इतने सारे वीडियोज़ और ये सब ओपन नहीं करते थे, हम सिर्फ ओपन किया, काम की बात की और फिर उसके बाद डेटा बंद करके रख दिया। अब क्या होता है कि डेटा लोग 24 घंटा ऑन रखते हैं। क्यों? क्योंकि जियो आ गया। जियो ने क्या किया? सबको फ्री में खूब सारा डेटा बांट दिया। अब
कंपटीशन है, मजबूरी है। अगर वो फ्री में बांट रहा है तो हम चलो फ्री में नहीं बांट सकते तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा सस्ता तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे डेटा एयरटेल का महंगा लगेगा और जियो का सस्ता लगेगा तो मैं जियो की सिम ले लूँगा या जियो में शिफ्ट हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से जब मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा किसको मिलता है, इसका सीधा सीधा फ़ायदा उपभोक्ता को मिलता है, कंज्यूमर को मिलता है। तो ये इस प्रकार से उस समय 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया। अगर कभी मौका मिला तो अपन एलपीजी रिफॉर्म्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि अपने ये वाले सिलेबस में उसका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन अगर समय रहा अपने पास तो हम इसके लिए भी एक अलग लेक्चर बनाएंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स को। चलिए, तो उसके बाद इस प्रकार से एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, निजी क्षेत्र आया, बाहर से कंपनी आने लगी, लोगों के पास स्वतंत्रता हो गई कि हम अपने मन के हिसाब से अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैं अपना बिजनेस चला सकता हूँ, ये सारी स्वतंत्रता हो गई। तो इस प्रकार से हमने जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको किस तरफ भेज दिया। अब हम 1991 के बाद से हम किस तरफ जाने लगे, 1991 के बाद से हम जाने लगे पूंजीवाद की तरफ से, यानी कि अब सारी चीज़ किस के ऊपर डिपेंड होगी, मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गई। जैसा कि मैंने आपको जियो का उदाहरण दिया, जियो फ्री में दे रहा है, अगर एयरटेल और उसके दूसरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो डेटा सस्ता नहीं करेंगे या वो जियो के बराबर का डेटा अपना पैकेज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो मार्केट है, जो लोग हैं वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो जियो की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनकी मजबूरी है कि वो डेटा को सस्ता करे। तो इस प्रकार से जो कीमत है वो कौन निर्धारित कर रहा है, वो निर्धारित कर रहा है बाज़ार। और जब वस्तुओं की कीमत बाज़ार पर छोड़ दी जाती है, वस्तुओं की कीमत, उत्पादन की कीमत, माफ़ कीजिएगा, उत्पाद की कीमत, सेवाओं की कीमत जब कौन निर्धारित करने लगता है, बाज़ार निर्धारित करने लगता है, तो यही क्या है कहलाता है, यही कहलाता है हमारा पूंजीवाद या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या हुआ, अगला हुआ विनिवेश की प्रवृत्ति हुई। अब 1991 में हम तो ये सारे रिफॉर्म्स कर दिए, रिफॉर्म्स करने के बाद सरकार ने क्या किया, विनिवेश किया। विनिवेश का मतलब क्या होता है, जब सरकार अपना हिस्सा या अपने शेयर निकालने लगती है या अपना हिस्सा या अपना लगाया हुआ पैसा वापस लेने लगती है तो वो क्या कहलाता है, विनिवेश कहलाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने बीएसएनएल बनाई। बीएसएनएल पता है आपको, है ना, भारतीय संचार निगम। ये किसकी है, सरकारी कंपनी है। ये भी क्या करती है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे वोडाफोन का काम करता है, जैसे एयरटेल काम करता है, जैसे आपका जियो काम करता है। ये भी एक क्या है, संचार निगम है, संचार कंपनी है, ठीक। लेकिन क्या है, ये पूरी 100% माफ़ कीजिएगा 100% किसकी है, सरकार की है। तो ये क्या हो गई, सरकारी कंपनी। अब जब ये सरकारी कंपनी क्या कर रही है, मान लीजिए ठीक से काम नहीं कर रही है, या सरकार को ऐसा लगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, इसके अपने शेयर इसमें बेच देने चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक 100% किसकी भागीदारी है, सरकार की। अब उन्होंने क्या किया कि कहा कि भाई अपने 50% जो भागीदारी है वो बेच देते हैं, यानी कि 50% हमने बेच दिया। कि भाई मान लीजिए सरकार ने कहा कि अब बीएसएनएल का आप जो 4G वाला पूरा सेक्टर है वो हम किसको बेच देते हैं, किसी दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। 2G हम देखेंगे, 3G हम देखेंगे, लैंडलाइन हम देखेंगे, इंटरनेट हम देखेंगे, लेकिन बीएसएनएल का जो 4G वाला सिस्टम है हम किसी तीसरी कंपनी को बेच देते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से विनिवेश करना, यानी सरकार ने जो ऑलरेडी निवेश करके रखा है उसको वापस खींच ले। अब वो कोई कंपनी जब उसमें 4G वाला सेक्टर या अपना पूरा 4G वाला सेक्टर किसी कंपनी को बेचेगी तो जाहिर सी बात है उससे पैसा आएगा। तो इस प्रकार से जब सरकार अपना शेयर या अपना पैसा सार्वजनिक क्षेत्र से या सार्वजनिक उद्यमों से निकालती है तो ये क्या कहलाता है, विनिवेश। अब ये विनिवेश क्यों हो रहा है, विनिवेश के दो प्रमुख वजह हैं। एक तो सरकार क्या कर रही है, सरकार ने जो 1991 के पहले उदारीकरण और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स के पहले जो सरकार ने उद्यम स्थापित किए थे उसका खर्चा कम करने के लिए सरकार क्या कर रही है, विनिवेश कर रही है। दूसरा, इससे क्या होगा, उस क्षेत्र में जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनका आने का रास्ता खुलेगा। तीसरा, उस समय से जो स्थापित किए गए थे अब वो क्या है कि जैसे आपने कहा ना सरकारी काम है, अब बीएसएनएल में आप जाइए,
आपको अगर मान लो लैंडलाइन लगाना है या कुछ भी कंप्लेंट करना है, आप फ़ोन करते रहिए, बोलते रहिए, वो कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालते रहिए, तो हो सकता है वो एक आध हफ्ते बाद आपको कंप्लेंट सुनने आ जाएं। लेकिन आप यही एयरटेल में देखिए या किसी प्राइवेट कंपनी में फ़ोन कीजिए, तो हो सकता है विदिन मतलब 1 घंटे में आपके पास व्यक्ति आगे खड़ा हो जाएगा, हाँ सर आपकी ये कंप्लेंट थी, मैं सुधारने आया हूँ। तो ये फ़र्क आ जाता है। तो इस प्रकार की बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार क्या करती है, अपना विनिवेश करती है। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है वैश्वीकरण की प्रवृत्ति। जैसे हमने देखा ग्लोबलाइजेशन में अब सरकार क्या कर रही है, धीरे 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 क्या हो रही है, वैश्वीकरण की तरफ जा रही है। हम अपना मार्केट खोल रहे हैं, हम जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जैसे WTO, जिसको हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, तो ऐसे बड़े बड़े संस्थानों से देश जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है। और फिर जब हम इन बड़े बड़े देशों के साथ जुड़ते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के दूसरे देशों के साथ जुड़ते हैं, तो इनके कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रतिबंध हैं, इनको हमें मानना होता है। इसके तहत सरकार ने क्या किया, अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोला। क्योंकि अगर हम अपने देश का प्रोडक्ट दूसरे देश में बेचने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरा देश भी कहेगा कि भाई चलो आप अपना प्रोडक्ट हमारे देश में बेच रहे हो, तो हम भी अपना प्रोडक्ट आपके देश में बेचें। अगर अपने बंद अवस्था रखी कि नहीं भाई हम तो सिर्फ निर्यात करेंगे, आयात कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर सामने वाला भी कहेगा कि भी नहीं ठीक है, हम आपसे नहीं लेंगे, हम कहीं और से लेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से ये जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, ये क्या करते हैं, इसके लिए नियम कायदे बनाते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बेचते ही बेचते जाओ, या कोई देश ऐसा ना बन जाए कि वो दूसरे देश में अपना माल सिर्फ खपा ही रहा है, बेच ही जा रहा है, सामने वाले को लूटा जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति ना बने, तो इन सारी संस्थाओं से देश को जुड़ना ज़रूरी था। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हमने देश की अर्थव्यवस्था है, तो इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण की तरफ जा रही है। तो हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति किस टाइप की है, वैश्वीकरण वाली प्रवृत्ति है। फिर दूसरी प्रवृत्ति देखते हैं, वो है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता की अगर बात करूँ तो हमारा देश आज भी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे पास ना बड़े उद्योग थे, ना उतनी टेक्नोलॉजी थी कि हम बड़े बड़े उद्योग या इस टाइप की बड़ी बड़ी मशीनरी या इस टाइप का कुछ बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब्स वगैरह इस्टेब्लिश कर पाएँ। हमारा देश जो था वो गरीब था। देश की उस समय एक बड़ी जनसंख्या थी, वो कृषि पर निर्भर थी। तो जो धीरे धीरे जो ट्रेंड चल रहा है, अब जब हमने LPG रिफॉर्म्स लाए, सरकार ने कई नीतियाँ लेके आई, कई योजनाएं लेके आई, तो अब जो धीरे धीरे ट्रेंड हो रहा है वो क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर कम होते जा रहे हैं। तो हमने देखा जो कृषि पर निर्भरता है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब लोग कृषि नहीं करना चाहते, अब वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या कोई जॉब करना चाहते हैं, कोई अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी खोलना चाहता है, कोई हो सकता है कि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री डालना चाहे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोग क्या है, धीरे धीरे कृषि से अब किस तरफ आ रहे हैं, उद्योग की तरफ या सेवा क्षेत्र की तरफ। अगला देखते हैं। अगला, जैसा कि मैंने बताया कि लोग कृषि से निर्भर कम हो रहे हैं, कृषि पर निर्भर कम हो रहे हैं। दूसरे जो सेक्टर हैं, जैसा कि सेवा क्षेत्र हो गया जिसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, या उद्योग क्षेत्र हो गए जहाँ उद्योग स्थापित किए जाते हैं, चाहे वो छोटा उद्योग हो बड़ा उद्योग हो, तो उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब लोग उसकी तरफ जाते जाएंगे तो ज़ाहिर तौर पर माफ़ कीजिएगा, तो ज़ाहिर तौर पर देश की GDP में जो कृषि क्षेत्र का पहले योगदान था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अब कम होते जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 1950-51 में जो देश की कृषि का GDP में योगदान था वो 58.6% था, और हाल फिलहाल में जो है वो 17.6% के आसपास रह गया है। अगला देखते हैं। अगला है तृतीय क्षेत्र का योगदान। तृतीय क्षेत्र मैंने आपको जब हमने बिल्कुल पहले लेक्चर पढ़ा था तब हमने बात की थी, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तृतीय क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसे हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। टर्सरी सेक्टर में जितने भी सेवा वाले क्षेत्र हो जाते हैं वो क्या हो जाते,
माफ़ कीजिएगा, तो वो क्या हो जाते हैं, वो आ जाते हैं तृतीयक क्षेत्र में। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, ये तृतीयक क्षेत्र है। मैं बस सेवा दे रहा हूँ तो ये तृतीयक क्षेत्र है। एक डॉक्टर है, वो क्या है, तृतीयक क्षेत्र है। मैंने आपको पूरा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो जो सेवा क्षेत्र है, सॉफ्टवेयर हो गया आपका, आईटी सबसे बड़ा हमारे देश का सेवा क्षेत्र है। उसके अलावा और भी बहुत सारे, बस सेवा हो गई, और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेवा क्षेत्र हैं, नॉन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेवा क्षेत्र हैं। तो ये जो सेवा क्षेत्र हैं, इनका हमारे देश की जीडीपी में लगातार योगदान बढ़ता जा रहा है। अगर वर्ष 1950-51 की बात करूं तो 50-51 में ये केवल 11% था, और आज की अगर मैं बात करूं तो ये 52.7% है। ये जो मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, ये आंकड़े आपको 2017 और 18 के आसपास के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो अभी उतने स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए मैं पुराने आंकड़े लेके बात कर रहा हूँ। जब भी आप इस लेक्चर को देखें तो गूगल में 2 मिनट इस लेक्चर को पॉज करके गूगल में, या जब आप इस लेक्चर से संबंधित नोट्स बनाएं तो आप गूगल सर्च करके इसको डिटेल में, इसके जो भी आंकड़े हैं कि वर्तमान में अभी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, ये आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप हमारे जो करंट अफेयर्स वाले जो लेक्चर्स हैं उनको अगर लगातार आप देख रहे हैं तो मैं जैसे जैसे न्यूज़ आती है मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आपको सारी जानकारी, जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विकास दर में वृद्धि। जैसे जैसे देश में नई नई योजनाएं लाई गई, नए नए रिफॉर्म्स किए गए, तो इस हिसाब से जो देश की जो विकास दर है उसमें भी वृद्धि हुई। अगर मैं 1950-51 की बात करूं तो उस समय जो देश की विकास दर थी वो 3.6% थी, और 2007 से 12 के बीच की बात करूं तो 2007 से 12 के बीच में ये 7.9 तक पहुंच गई थी, और 2015-16 में ये 7.6 रही थी। हालांकि जो वर्तमान की स्थिति में अगर मैं बात करूं तो कोरोना संक्रमण की वजह से जो हमारी विकास दर है वो माइनस में पहुंच गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी ही माइनस में पहुंच गई है, संपूर्ण विश्व में ये संक्रमण है, संपूर्ण विश्व पर ये संकट है, तो सभी देशों के साथ ऐसी ही स्थिति है। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमारी विकास दर बढ़ी, तो हमारी अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कैसी मानी जाएगी, एक विकासात्मक प्रवृत्ति मानी जाएगी। हम लगातार विकास कर रहे हैं। अगला देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, हमने इसको समझा था। हमने ये भी देखा था कि प्रति व्यक्ति आय निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में बात नहीं करूँगा। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। जैसे जैसे राष्ट्र की जीडीपी में डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे राष्ट्र की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी का आकार बढ़ेगा, वैसे वैसे जो देश हैं, देश के प्रति व्यक्ति आय वो भी बढ़ेगी। फिर देखते हैं सतत विकास की प्रवृत्ति। सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो ना केवल वर्तमान के लोगों के लिए हो बल्कि भविष्य के लिए भी जो पर्यावरण है उसको संजो के रखे, या ये ऐसा विकास की बात करता है जो ना केवल वर्तमान के लिए लोगों के लिए हो बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके भी काम आए। तो सतत विकास की बात करूं तो जब हम ऐसा विकास करते हैं जिसके अंतर्गत जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहे, उसको बढ़ावा दिया जाए, तो एक तरह से ये सतत विकास कहलाता है। तो हमारी जो वर्तमान प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है, हम ऐसा विकास करना चाहते हैं या हम अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसा बढ़ाना चाहते हैं जिससे ना केवल हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े बल्कि जो हमारे पर्यावरण है वो भी सुरक्षित बना रहे। आपने देखा होगा करंट वगैरह में, न्यूज़ में हमने देखा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर ऊर्जा को कितना प्रमोट कर रहे हैं, सोलर ऊर्जा के लिए कितनी नई नई योजनाएं आ रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सतत विकास के ही अंतर्गत कर रहे हैं। आगे समझ में, चलिए आगे देखते हैं। अगला है समावेशी विकास की प्रगति। समावेशी विकास एक ऐसा विकास होता है जिसमें सभी वर्गों का विकास हो। देखिए, अगर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था या किसी देश में ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास हो या ऐसा
डेवलपमेंट हो कि सिर्फ किसी एक ही वर्गों को फ़ायदा हो। मान लीजिए जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा हुआ करते थे, अब उन्हीं के परिवार, उन्हीं के रिश्तेदार, उन्हीं के नातेदार, बस उन्हीं का विकास हो जा रहा है, बस वही रईस पे और रईस होते जा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है वो और गरीब होती जा रही है। तो ये क्या समावेशी विकास होगा? नहीं होगा। समावेशी मतलब होता है कि जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी लोग हैं, उसमें जो सभी लोग हैं, सभी वर्ग हैं, सबका विकास हो। तो हमारी सरकार ने क्या नारा दिया है? सबका साथ, सबका विकास। इसके बाद जो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें सतत विकास को और समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या प्रवृत्ति है, वो किस प्रकार ट्रेंड करती है, जिसको हम कहते हैं कि किस प्रकार चल रही है। और हमने देखा कि इस प्रकार चलते हुए हमने कितने सारे आर्थिक विकास किए और भविष्य में हम किस तरफ जाना चाहते हैं। परचेसिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो परचेसिंग पावर के आधार पर, यानी कि क्रय शक्ति के आधार पर, हमारा जो देश है वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर हम इसी प्रकार से गति करते रहे तो जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि 2025 तक या 2030 तक भी हो सकता है कि हम विकासशील से विकसित देश की श्रेणी में आ जाएं। चलिए माफ़ कीजिए। तो ये देखा हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को, और हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस हैं। अगर चैलेंज की बात करूं तो वर्ष 2011-12 की जो आर्थिक समीक्षा, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, इसमें जो कौशिक बसु थे, एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे बड़ी चुनौती ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का अभाव है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार जो है वो अगर ना हो तो हम शायद विकासशील से विकसित देशों में शामिल हो जाएं। देखते हैं कौन कौन सी और चुनौतियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने। पहली है गरीबी का दुष्चक्र। गरीबी की बात करूं तो भारत में सबसे बड़ी जो एक समस्या है वो गरीबी है। भारत में अगर 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो भारत में जो गरीबी दर है वो 21.9% है। अगली है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की बात करूं तो बेरोजगारी दर जो है 15-16 में जो थी वो 5.6% थी। उसके बाद 2018-19 में ये बेरोजगारी दर जो थी वो 6.5% से भी आगे निकल गई। और ये जो कोरोना संक्रमण आ गया तो बेरोज़गारी दर के आंकड़े हालांकि अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई है, तो जो बेरोज़गारी दर है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। फिर देखते हैं कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अगर मैं कृषि की बात करूं तो हालांकि कृषि पर धीरे धीरे हमने निर्भरता जो है वो कम कर दी है, लेकिन फिर भी कम से कम 49% जो जनसंख्या है वो आज भी कृषि पर निर्भर करती है। यानी कि देश का एक जो बड़ा हिस्सा है, एक देश का जो बड़ा समूह है, वो आज भी कृषि पर निर्भर है। धन और आय के वितरण में असमानता देखी जाती है हमारे देश में। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो अमीर होते हैं और लगातार अमीर होते जाते हैं, और कुछ लोग गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। एक अध्ययन के हिसाब से अगर भारत में देखा जाए तो जो 10% संपन्न लोग हैं हमारे भारत के, उनके पास जो हमारा जो घरेलू आय है, यानी कि पूरी जीडीपी का 35% जो है, या एक कहें कि जो भारत का धन है उसका 35% इन 10 लोगों के पास। और जबकि जो निचले तबके में जो 20% लोग रहते हैं, या उनसे नीचे जो 20% लोग हैं, उनके पास तो सिर्फ 8% है। आगे बढ़ते हैं। असंतुलित आर्थिक विकास की अगर मैं बात करूं तो हालांकि हमने कई प्रकार की योजनाओं के तहत आर्थिक विकास को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन फिर भी जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है वो असंतुलित रही है। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने देखा था, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। कायदे से जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसका प्राथमिक क्षेत्र
प्रगति करता है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप में आती है और उसका द्वितीयक क्षेत्र प्रगति करता है, यानी कि वहाँ उद्योग स्थापित होते हैं। फिर उन उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए या उन उद्योगों के लिए सेवा क्षेत्र का जन्म होता है और सेवा क्षेत्र बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम रहा है हमारे विकास का, हमने प्राथमिक क्षेत्र से सीधा जो जंप किया है, जो उछाल मारा है, वो किस पर मारा है? सेवा क्षेत्र पे। तो आपने देखा होगा कि हमारा हमारा प्राथमिक क्षेत्र विकसित हुआ, हमारा सेवा क्षेत्र विकसित हुआ, लेकिन हमारा जो उद्योग क्षेत्र है, जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है, वो विकसित नहीं हो पाया। इसी वजह से आपने देखा होगा जो सरकार है वो कई प्रकार की योजनाएं ला रही हैं, जैसे मेक इन इंडिया, ताकि हमारे जो देश है उसमें उद्योगों को स्थापित किया जा सके। और इसके अलावा कई सारे प्रोग्राम हैं जो उद्योग क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। अगर हमें आयात और निर्यात की बात करूं तो हमारा जो आयात है वो ज़्यादा है और मैं निर्यात की बात करूं तो वो कम है। जब हम आयात ज़्यादा करते हैं तो जाहिर सी बात है जो देश का धन है, जो देश की संपदा है, वो कहाँ जा रही है? वो बाहर जा रही है। हम आयात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें उन्हें पैसे देने होंगे, तो वो हमसे क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं और हम खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो हमारा जो भुगतान संतुलन है या प्रतिकूल भुगतान संतुलन है वो कैसा है? अनबैलेंस्ड है, प्रतिकूल है, या एक तरह से विपरीत है कि हम ज़्यादा खरीद तो रहे हैं लेकिन ज़्यादा बेच नहीं रहे। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार जो सार्वजनिक धन होता है उसका दुरुपयोग करता है। इसको लेके जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 2016 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो ट्रांसपेरेंसी के मामले में 176 देशों में 89 स्थान पे था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, किसी भी चीज़ को लेकर पारदर्शिता हमारे देश में अभी भी बहुत कम है। जब ये पारदर्शिता नहीं होती है तो जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको काफ़ी मौके मिल जाते हैं अपना भ्रष्टाचार करने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है काले धन की समस्या। काले धन की अगर बात करूं तो कोई धन, काला धन कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिज़नेस किया या कोई भी डील की या कुछ भी मैंने काम किया, अब मुझे उसके बदले में क्या मिला? पैसा मिला। अब पैसा क्या होता है? सरकार क्या करती है? सरकार को हमें टैक्स देना होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स होते हैं वो तो हम किसी न किसी बहाने सरकार के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो टैक्स देने होते हैं वो हम क्या करते हैं? हम वो नहीं चुकाते हैं या अपनी आय ही नहीं बताते, या मैं बताऊं ही नहीं कि भाई मुझे इतनी आय हुई है कि मुझे टैक्स देना पड़े, या मैं अपनी आय कम करके बताऊं या अपने आप को बेरोज़गार घोषित कर दूं। तो मेरे पास जो पैसा आएगा वो मैं क्या करता जाऊंगा? इकट्ठा करता जाऊंगा। अब चूंकि वो काला धन है या फिर गलत तरीके से अपनाया गया है या फिर सही तरीक़ों से भी अगर आया होगा तो सरकार को कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा, और गलत तरीके से आया है तो मैं शायद उसको छुपा लूँ। अब सरकार को मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ तो इस प्रकार से धन का क्या हो गया? काला धन, यानी कि सरकार की जानकारी के बिना मैंने वो पैसा छुपा कर रखा हुआ है। तो एक अनुमान की अगर मैं बात करूं तो एक अनुमान के अनुसार जो देश की जीडीपी है उस जीडीपी का जो 42% है वो काले धन के रूप में विद्यमान है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितना विशाल रूप से जो काला धन है वो मौजूद है। एक अनुमान की अगर बात करूं तो लगभग कहा जाता है कि लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक का जो है वो ब्लैक मनी हमारे भारत में उपस्थित है। हालांकि सरकार ने कई सारे स्टेप्स उठाए जैसे नोटबंदी और ये सब, तो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास समावेशी विकास और सतत विकास की चुनौती। समावेशी विकास मैंने आपको बताया कि समावेशी विकास का अर्थ है कि सबका विकास हो, जितने भी लोग हैं सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि विकास तो हो रहा है लेकिन लाभ सिर्फ एक किसी खास वर्ग विशेष को हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी एक चुनौती ये है कि हमें ऐसी योजनाएं को लेके आनी है, ऐसा आर्थिक विकास करना है जिसमें सबका विकास हो। उसके बाद सतत विकास। सतत विकास मैंने आपको बताया कि सतत विकास हमें ऐसा विकास भी करना है जो पर्यावरण के
संरक्षण के लिए हो और पर्यावरण को बचा के रखे। ऐसा ना हो कि भाई आज हमारे पास कोयला है और हमने खूब सारा कोयला प्लांट लगा दिया और पूरा कोयला आज ही ख़त्म कर दिया, आने वाले समय के लिए हमारे पास कोयला ही ना बचे, या हमने पूरा पर्यावरण ही बर्बाद कर दिया। अब पर्यावरण बर्बाद कर दिया तो अब हमारे पास हमारे ऊपर कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब जितना पैसा हमने कमाया है सब बीमारियों में खर्चा हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं करना है। तो हमें सबसे बड़ी माफ़ कीजिएगा, तो हमारे सामने क्या दो बड़ी चुनौतियाँ आ गई। एक समावेशी विकास यानी कि सबका विकास करना है, और साथ में सतत विकास भी करना है, यानी ऐसा विकास करना है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हो। अगला देखते हैं श्रमिकों की अकुशलता। ये भी एक बड़ी चुनौती है। श्रमिकों की अकुशलता की अगर बात करूं तो हमारे देश में बड़ी भारी जनसंख्या है, हम दूसरे स्थान पे आते हैं जनसंख्या के मामले में, लेकिन हमारे देश के जो श्रमिक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं वो अकुशल हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुशल और अकुशल क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जनसंख्या है, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या जो है वो किसी प्रकार के किसी कौशल को अपने अंतर नहीं रखती है। इसीलिए हमारे देश में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके पास कोई कौशल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने उसको कहा कि भाई तुम मुझसे पैसे ले लो और मोटर मैकेनिक का कोर्स कर लो। अब उसने मान लीजिए जाकर मोटर मैकेनिक का कोर्स कर लिया, तो अब उसके अंदर क्या आ गया, स्किल आ गया, वो कौशल हो गया। अब वो कुशल हो गया तो क्या कर सकता है, वो कहीं पे भी आसानी से अपना जॉब कर सकता है कि भाई वो किसी भी शोरूम में या सर्विस सेंटर में जाके अपना मोटर मैकेनिक का काम करने लगे। या फिर अगर उसके अंदर का तो वो नहीं करना है किसी के अंडर में, तो उसके ये पता है कि भाई मैं खुद की दुकान कहीं छोटी सी खोल सकता हूँ, गैराज खोल सकता हूँ, कुछ दुकान खोल सकता हूँ कि भाई आपको सुधरवाना है तो मुझसे संपर्क करिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से जब उसके अंदर कौशल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो खुद का पेट खुद भर सकता है। ठीक, ये हो गया। तो हमारे देश में अगर देखा जाए तो कुशल श्रमिकों की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ श्रमिक तो बहुत है लेकिन वो कुशल नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है मुद्रास्फीति और महंगाई पर नियंत्रण रखने की चुनौती। एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जैसे जैसे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें कौन निर्धारित कर रहा है, सारी चीज़ें निर्धारित कर रहा है मार्केट। अब मार्केट में चीज़ें के दाम जो होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, काला बाज़ारी होती है। लोग या मुनाफाखोरी के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारा माल जो होता है या जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उनको गोडाउन में छुपा लेते हैं, ताकि इसके माल के जब इसकी अच्छी कीमत बढ़ जाए तो फिर वो उसको उस दरों पे बेचे। तो इस प्रकार से जो हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण बनाए रखना भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक बड़ी चुनौती है। जैसा कि हमने पहला भी डिस्कस किया था कि किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो बहुत हद से ज़्यादा बढ़नी भी नहीं चाहिए और बहुत हद से ज़्यादा नीचे गिरनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बहुत नीचे भी चले आएगी तो भी नुकसान है और बहुत ऊपर चले आएगी तो भी नुकसान है। इस सारी बातों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है आर्थिक मंदी। समय समय पर किसी न किसी कारणवश जो आर्थिक मंदियाँ आती हैं वो भी हमारी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती पेश करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्ष 2010-11 में एक आर्थिक मंदी आई थी आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर वगैरह के जो सेक्टर होते हैं, उसमें एक आर्थिक मंदी आई थी। उसके पहले हुआ क्या करता था कि उसके पहले काफ़ी जो आईटी सेक्टर था वो काफ़ी अपने पीक पे था। तो जितने भी लोग थे सब भाई हम तो इंजीनियर बनेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, तो काफ़ी सारा उसमें बूम चलता था। फिर उसके बाद आर्थिक मंदी अचानक आई, काफ़ी सारे जो इंजीनियर थे, जो आईटी के विशेषज्ञ थे, वो बेरोज़गार हो गए। तो इस प्रकार की समय समय पर आर्थिक मंदी आती रहती है। जैसे कि आपने अभी हमारे यहाँ तो अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती चल रही है वो कोरोना संक्रमण की चल रही है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही है। तो अचानक इस तरह के आने वाली जो आर्थिक मंदियाँ होती हैं ये भी हमारे अर्थव्यवस्था के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करती हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कृषि क्षेत्र में सब्सिडी और किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना। सरकार जब सब्सिडी देती है
तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार जब किसानों का कर्ज माफ़ करती है तो इसका बोझ सरकार पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये जो बोझ है फिर ये आम जनता की तरफ ट्रांसफ़र होता है, टैक्स के रूप में, कर के रूप में, प्रत्यक्ष कर के रूप में और अप्रत्यक्ष कर के रूप में। और किसानों की आत्महत्या की अगर बात की जाए तो हालांकि सरकार कई सारे कदम उठा रही है, कई सारे योजनाएं ला रही है इसे रोकने के लिए, लेकिन फिर भी सरकार अभी भी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाई है। यह सरकार अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाई है जिससे जो किसानी है, जो कृषि है, वो एक लाभ का या प्रॉफिटेबल बिजनेस या व्यवसाय बन सके। आगे बढ़ते हैं। अगला है जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदाएं। अचानक आने वाले जो जलवायु परिवर्तन है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, आपने देखा होगा कभी मानसून बदल जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है। तो इस प्रकार की जो स्थितियां होती है वो भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में एक चुनौती उत्पन्न करती है। तो ये देखा हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को देखा, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उनको समझा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। अभी तक हमने जो देखा है उससे संबंधित आपको सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखिए, वर्ष 2014 की बात करूं तो वर्ष 2014 में पूछा गया था कि भारतीय या विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत या आधारभूत विशेषताएं क्या हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यही सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या विशेषताएं हैं। यही जो हमने ट्रेंड्स, ये जो प्रवृत्तियां हैं, यही भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं भी हैं। या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस प्रकार आगे बढ़ाया गया। तो आप इसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको देख सकते हैं। आप बता सकते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स को, वैश्वीकरण को हम कैसे हुआ, फिर उसके बाद हम वैश्वीकरण हो रहा है, उसके बाद उदारीकरण हो रहा है, कृषि पे निर्भरता जो है वो कम हो रही है, जीडीपी में जो तृतीय क्षेत्र है उसका योगदान बढ़ रहा है। ये जो सारी चीज़ हमने डिस्कस किए, यही सारे पॉइंट्स आप इस टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ अगर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, अब कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे इसी क्षेत्र से संबंधित, उनको थोड़ा सा हम और देखते लेते हैं, उनको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी एक शब्द के बारे में चर्चा की थी, वो था समावेशी विकास, जिसको इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। अगर मैं बात करूं तो एक ऐसी विकास की अवस्था समावेशी विकास कहलाती है जिसमें आर्थिक विकास की उच्चतर जनित राष्ट्रीय आय के वितरण में समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा मिलता है। अर्थात राष्ट्रीय आय का रिसाव प्रभाव नीचे की ओर अधिक होता है, तब हम उसे समावेशी विकास कहते हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि समावेशी विकास का मतलब है कि जो सभी व्यक्ति हैं उनको लाभ हो, समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ हो। जो गरीब से गरीब तबका है या समाज के श्रेणी में जो अंतिम व्यक्ति है, बिल्कुल निचले स्तर पे जो व्यक्ति है, उसको भी जो समावेशी विकास हो रहा है या देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको भी लाभ मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ खास और विशेष जो वर्ग हैं सिर्फ सारा लाभ उन्हीं को मिले या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिले। अब ये जो समावेशी विकास है, इस समावेशी विकास के कुछ आयाम हैं, कुछ डायमेंशंस हैं, इनको हम देखते हैं। जैसा कि पहला है ऐसा समावेशी विकास में क्या होता है। समावेशी विकास में ऐसा विकास होता है जिसमें रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा होते हैं। समावेशी विकास में क्या होता है, समावेशी के विकास में क्या होता है कि जो गरीबी है उसको कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं समावेशी केस में क्या होता है, अवसर की समानता होती है। ऐसी स्थितियां बनाई जाती है या ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जिसमें सभी के लिए जो अवसर है वो एक समान हो। इसमें लोगों को
शिक्षित व कौशल बनाया जाता है, उनको सक्षम बनाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। आय व धन की असमानता जो है उसको कम किया जाता है। ऐसी आर्थिक विकास योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें जो सभी वर्ग हैं उनको जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं क्या कहलाती है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो सभी वर्ग को ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। उसके साथ साथ समावेशी विकास में जो पर्यावरण है उसको या उसके संरक्षण की भी बात की जाती है। तो ये था समावेशी विकास, और समावेशी विकास के जो आयाम थे उनको हमने देखा, या उससे क्या आशय है उसको हमने समझा। अगर आपसे पूछा जाए कि भी समावेशी विकास किस प्रकार सहायता करता है या समावेशी विकास क्यों ज़रूरी है, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको आप लिख के समझा सकते हैं कि ये क्यों आवश्यक है या इसको क्यों अपनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने समावेशी विकास को अपनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए या क्या क्या कार्य किए, उनको हम देखते हैं। जैसे पहला है, सबसे पहले जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें जो समावेशी विकास है उसको प्रस्तुत किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो थीम दी गई थी वो समावेशी विकास और सतत विकास पर आधारित थी, यानी कि हमने जितने भी कार्यक्रम उसके तहत लाए थे वो सब समावेशी विकास के लिए ही थे। फिर भूखमरी और गरीबी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जो योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं लाई गई, जैसे कि सरकार के द्वारा लाया गया मध्याह्न भोजन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, जिसके तहत जो बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इनको फूड सप्लीमेंट्स यानी कि भोजन, पोषक तत्व ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं निःशुल्क। उसके बाद मनरेगा और सर्व शिक्षा अभियान, ये इस तरह के अभियान और इस तरह की योजनाएं लाई गई गरीबी और भुखमरी को कम करने के लिए। उसके बाद वित्तीय समावेशन के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि सबके लिए जो फाइनेंशियल इंक्लूज़न है वो करने के लिए, कि सबको एक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जैसे कि हमारे चला जनधन योजना, बैंकिंग, माफ़ कीजिएगा, मोबाइल बैंकिंग योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिससे लोगों को, जो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं या घर से कोई छोटा उद्योग चलाते हैं, उनको भी आर्थिक मदद मिल सके। फिर वृद्धा पेंशन योजना। इसके बाद और क्षेत्र, अन्य क्षेत्र देख लेते हैं, जैसे उद्योग क्षेत्र के लिए स्टार्टअप योजना, मेक इन इंडिया योजना, इस प्रकार की योजनाएं लाई गई। कृषि की अगर मैं बात करूं तो कृषि के लिए मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड वो लाया गया, नीम कोटेड यूरिया उसको लाया गया, पीएम कृषि सिंचाई योजना इसको लाया गया, पीएम फसल बीमा योजना इसको लाया गया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मिशन इसको भी लाया गया। इसके अलावा जो दिव्यांगजन थे उनके लिए निःशक्तता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया, उसमें और सारी चीज़ें जोड़ी गई। सुगम्य भारत अभियान इसको लाया गया, स्वावलंबन अभियान इसको लाया गया, दिव्यांगजन अधिकार नियम इसको लाया गया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 इसको लाया गया। उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं जो वर्ष 2015 के MPPSC में पूछा गया था, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हालांकि आगे चल के जब हम विदेशी व्यापार और सब को पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज एक छोटी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे एक है आयात प्रतिस्थापन, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है, ये एक विचार है जो विनिर्मित वस्तुओं के आयात को अवरुद्ध करके घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं की मांग को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की मदद करता है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए जैसे हम आपने देखा होगा कि हम चाइनीज़ माल वगैरह लेते हैं, दिवाली ले त्योहार में देखिए चाइनीज़ झालर बहुत आती है। तो सरकार ने क्या किया कि हम अब किस पे डिपेंड हो गए, चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, जो घर में इंडिया में लोग झालरें बना रहे हैं, तो उनका अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़े या उनका विकास हो या उनका माल ज़्यादा बिके। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, कि जो चाइना से आने वाली
झालरें थी उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी या उनको महंगा कर दिया या उन पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो या तो महंगी हो जाएंगी या फिर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए कि वो देश में नहीं आ पाएंगी। जब वो देश में नहीं आ पाएंगी तो होगा क्या कि जो घरेलू झालरें हैं या जो घरेलू झालर बनाने वाले हैं उनके उद्योग बढ़ेंगे, उनसे लोग खरीदेंगे। जब मार्केट में वो चीज़ नहीं होगी तो दूसरी चीज़ या घरेलू चीज़ों को लोग खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जब हम घरेलू उत्पाद को बढ़ाते हैं तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है आयात प्रतिस्थापन। यानी कि जो बाहर से जो चीज़ आ रही थी उसको हम ब्लॉक करके उसकी जगह हम अपना जो घरेलू चीज़ है उसको उत्पादित करें या उसको बढ़ावा दें। समावेशी विकास के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके लिए एक छोटा सा टेबल है, अगर आपने हमारे 2019 के इकोनॉमी वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें देखा था, तो वहाँ से मैंने लिया है, इसको देखते हैं। अगर समावेशी विकास की अगर मैं बात करूँ तो समावेशी विकास जो है वो उसकी अवधारणा की बात करूँ तो अवधारणा क्या है, देश के आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों के को समान रूप से प्राप्त होना। जैसा कि मैंने कहा कि समाज के हर एक व्यक्ति या हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। अब सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो समावेशी विकास सूचकांक की अगर मैं बात करूं तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। 2000 शायद ये 2016 या 17 का आंकड़े हैं, आप लेटेस्ट वाले देख लीजिएगा। तो समावेशी विकास के जो सूचकांक है उसमें जो भारत की स्थिति थी उस समय 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय 63वें स्थान पे था। वहीं जो नेपाल था वो 22वें स्थान पे था समावेशी विकास में, और जो पाकिस्तान था वो भी हमसे आगे था, यानी 47वें स्थान पर। समावेशी विकास के जो घटक होते हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक एक पॉइंट्स एक एक लाइन में यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आप चाहिए तो उसके हिसाब से एक टेबल बना लीजिएगा। जब आप नोट्स बनाएं तो इस प्रकार की टेबल जब आप बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने में भी आसान होगा, और जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें भी ये आपको सहायता करेंगे। हमने समावेशी विकास के लिए क्या क्या सरकार ने योजनाएं लाई हैं, क्या क्या कदम उठाए हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आप इस प्रकार की एक टेबल बना के जब डिस्कस करेंगे, माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार की जब टेबल बनाकर आप नोट्स बनाएंगे, को पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आगामी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पे रहें, पढ़ाई करें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अब अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।